नागर विमानन क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी देश की प्रगति और विकास के इतिहास में। ये विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है विकास और प्रगति के पहिए का, और इसी सोच और विचारधारा के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी प्राथमिकता इस क्षेत्र को दी है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि कई अनेक योजनाएं पिछले 7 साल में इस क्षेत्र के लिए और देश की जनता के लिए नई सोच और विचारधारा के साथ, नई क्रांति के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वयन हुई। आज मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका स्पष्ट विचारधारा है, उनका आदेश है कि सरकार की भी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति सदैव होनी चाहिए। तो हमारे मंत्रालय में राज्य मंत्री जी, सचिव जी और हमने मिलकर एक 100 दिन की योजना बनाई है मंत्रालय के लिए, जिसके आधार पर एक जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ हमारे स्टेक होल्डर्स के प्रति भी हम लोग रख पाएं। इस 100 दिन के टारगेट में हमने 3 मुख्य स्तंभ रखे हैं। नागर विमानन क्षेत्र अधोसंरचना के आधार पर चलता है, तो पहला अंग है अधोसंरचना का। उसी के साथ समय समय पर फेरबदल भी पूरे विश्व के आधार पर जो नियम, जो विचारधाराएं बदलती रहती हैं, उसके आधार पर पॉलिसी परिवर्तन भी हमें भारत में लाना होगा। तो दूसरा अंग इसका अधोसंरचना के साथ पॉलिसी के टारगेट्स का है। और तीसरा अंग जो उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी संस्था सदैव परिवर्तन के पहिए पर अग्रसर हो, तो रिफॉर्म्स की इनिशिएटिव्स भी हर एक संस्था में सदैव होनी चाहिए। और जो 100 दिन की कार्य योजना हमने बनवाई है, यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये 100 दिन की कार्य योजना अकेले मंत्रालय की नहीं, मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनका एक व्यापक दृष्टिकोण इस मंत्रालय के लिए, इस क्षेत्र के लिए, और उसके साथ साथ जो भी हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारे स्टेक होल्डर्स केवल एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स नहीं, लेकिन नागर विमानन क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम है। एयरलाइंस के साथ, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ हम लोगों के एमआरओज हैं, जहां मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है, ओवरऑल होता है। हमारे उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा कार्गो सेक्टर है, हमारा ग्राउंड हैंडलिंग सेक्टर है, हमारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, हमारा हेलीकॉप्टर का क्षेत्र है। इन सभी के साथ साथ हर एक क्षेत्र के लिए एक अलग एडवाइजरी ग्रुप
हमने अपने मंत्रालय में बनाया है और हर एक विशेषज्ञों के ग्रुप के साथ हमारे मंत्रालय ने कई बार मुलाकात करके उनसे विचार विमर्श करके एक सहभागी के रूप में कंबाइंड कंसल्टेशन के आधार पर यह 100 दिन की योजना बनी है। अब इन तीनों अंगों के बारे में संक्षिप्त में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यह 100 दिन की योजना मतलब 30 अगस्त से नवंबर 30 तक, इसमें 16 मुख्य बिंदु हैं। 4 बिंदु अधोसंरचना के अंतर्गत, 8 बिंदु पॉलिसी टारगेट्स के अंतर्गत और 4 बिंदु रिफॉर्म्स के अंतर्गत। अधोसंरचना में 4 नए हवाई अड्डों की शुरुआत या आधारशिला हम लोग रखने जा रहे हैं। पहला हवाई अड्डा कुशीनगर का उत्तर प्रदेश में, ये 255 करोड़ का हवाई अड्डा होगा। एयरबस 321 और बोइंग 737 फ्लाइट्स के लिए सफलतापूर्वक लैंडिंग की क्षमता रखेगा। और कुशीनगर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पर मैं मानता हूं समूचे देश के लिए और बौद्ध धर्म के लिए। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट का केंद्र बिंदु बनेगा। इसी के साथ दूसरा नया टर्मिनल बिल्डिंग उत्तराखंड में देहरादून की एयरपोर्ट, 457 करोड़ का निवेश इस एयरपोर्ट में किया जा रहा है। फेज 1 में 325 करोड़ और जो वर्तमान में केवल 250 यात्री इस एयरपोर्ट से निकल पाते हैं, इस निवेश के बाद नए टर्मिनल में 1800 यात्री, मतलब 7 गुना ज़्यादा क्षमतावान एक नया टर्मिनल बिल्डिंग देहरादून में बनने जा रहा है। तीसरा हवाई अड्डा है उत्तर पूर्वी भारत में, त्रिपुरा में अगरतला का एयरपोर्ट है। 490 करोड़ रुपए का निवेश है और वर्तमान में 500 यात्री प्रति घंटा इसकी थ्रूपुट है और इस निवेश के बाद 1200 यात्री प्रति घंटा, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा अगरतला एयरपोर्ट में क्षमता बढ़ जाएगी। चौथा हवाई अड्डा है बहुत समय से उपेक्षित और अपेक्षित भी, एक नया केंद्र उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, जेवर में। महत्वाकांक्षी योजना बहुत है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मैं मानता हूं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। और जेवर एयरपोर्ट कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा। फेज 1 में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के आधार पर 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की क्षमता जेवर की एयरपोर्ट में रहेगी और फेज 4 तक 7 करोड़ की क्षमता अकेले जेवर एयरपोर्ट की बनने जा रही है। अब मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं, दिल्ली के एयरपोर्ट का 2006 में शुरुआती दौर में केवल 1.6 करोड़ यात्री दिल्ली के एयरपोर्ट में आते थे, आज 7 करोड़ आ रहे हैं। और अगला फेज आधुनिकता का और एक्सपेंशन का वर्तमान में चल रहा है और इसके साथ क्षमता बढ़ेगी 10 करोड़ तक। तो जेवर और दिल्ली 2 नए केंद्र बनने जाएंगे देश के आधुनिक एयरपोर्ट्स के रूप में। तो 4 एयरपोर्ट्स हम लोगों की अधोसंरचना के क्षेत्र में हमारी टारगेट अगले 100 दिन की रखी गई है। दूसरा क्षेत्र हम लोगों का पॉलिसी का है। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिसी भी सदैव तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए और इस खंड में 8 टारगेट्स हमने अगले 100 दिन के रखे हैं।
देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें MP लाइव टीवी, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।